और हाँ, तो अभी रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है। तो आज बेसिकली मैं ये बता रहा था कि जो टाइमिंग ऑफ प्रॉपर्टी करेंगे तो उससे पहले जो एक सवाल पूछा चंदन जी ने ग्रुप में ना, कि जो फीमेल जातिका का जो एक चार्ट है, तो वो रेंटेड हाउस में रह रहे हैं 7.5 साल से, अभी तक अपनी प्रॉपर्टी में नहीं कर पाए। तो रेंटेड हाउस में रहना रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब रेंटेड हाउस में रहना इज इट अ प्रॉब्लम? ठीक है, ये आपको समझना है, क्लाइंट से पूछना है। देखो ये तो देखो, अपना घर होना सभी को होता है कि सबके पास अपना घर हो, है ना। सभी को चाहिए कि होना तो चाहिए भाई, सबका ड्रीम होता है। इंडिया में तो ये कल्चर है ही है कि सबके पास अपना होता है। तो कम से कम एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है ना, अपना एसेट जब बन जाता है तो। मगर अगर किसी ने पूछा कि भाई हम रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से नहीं कर पा रहे, तो मेरे पास भी अगर ये कंसल्टेशन आएगी तो कैसे करोगे आप ऐसी कंसल्टेशन को? क्लाइंट के बारे में ना जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या करते हैं, उनकी इनकम कितनी है, अभी तक वो क्यों नहीं ले सके, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आर दे इन सम काइंड ऑफ डेट्स। क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है वो डेट्स में वो जा सकता है, क्योंकि वो मार्केट में पैसा वो लेता है। ठीक है, क्रेडिट पे भी उसका बिजनेस रहता है, वो कभी कभी अपना गुड्स, जो गुड्स मटेरियल है वो भी वो क्रेडिट पे लोगों को देता है। ठीक है, तो कभी कभी पेमेंट ब्लॉक हो जाती है कुछ कुछ महीनों तक, फिर वो बाद में आती है, तो वो एक कारण हो सकता है। और एक ऐसा डेट भी होता है कि जिसमें आदमी अपनी बीमारी के लिए भी मार्केट से पैसा उठाता है, अपने रिलेटिव से पैसा उठाता है ना, या अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए भी वो अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से वो पैसा लेता है, तो वो डेट है। अगर वो बैंक से लेता है तो वो लोन है ना। बैंक लोन फ्रॉड करना मुश्किल है। ठीक है, वो आपको पता है कि उसने जेन्युइन कोई पेपर वर्क सबमिट किया है, उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दिखाई है, बिजनेसमैन है, या वाइफ अगर वर्किंग है तो उनकी, उन्होंने जो है फॉर्म 16 ITR दिखाया होगा, राइट। तो बेसिकली क्या है कि ना, अ, आपको समझना है कि वो क्यों प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे। क्लाइंट तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लिखेगा, 10 10 15 20 लाइन लिखेगा, चैट में आपको बताएगा, पूरी कहानी बताएगा, क्योंकि वो अपना सपना शेयर कर रहा है वो आपके साथ। बट जब जब तक उसके पास ट्रू जेन्युइन मतलब लिक्विड मनी नहीं है, ठीक है, थोड़ा रिस्क लेने का भी उसके पास अगर कैपेसिटी नहीं है तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि 20 to 30% उसको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, मिनिमम 20%, है ना। और बाकी का उसे बैंक लोन मिलेगा। तो उसे पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं अपने लोन को 15 to 20 ईयर्स चला रहा हूँ तो आई बी एबल टू पे बैक दैट मनी। तो वो रिस्क लेना भी जो है, हमें पूछना है कि हाउ मच क्लाइंट इज कंफर्टेबल, क्योंकि वो हर महीने की EMI है, फिर घर के खर्चे भी है, स्कूल का एजुकेशन का एक्सपेंसेस भी है। तो वो आपको समझना है ऐसे करके। डायरेक्टली अगर आप प्रिडिक्शन पे जाओगे तो वो कोई वेल थॉट ऑफ, जिसे बोलते हैं कि वो एक काउंसलिंग विद प्रिडिक्शन नहीं है वो। और प्रिडिक्शन करो मगर वो तुक्का होगा, वो और कुछ नहीं होगा, वो एक तुक्का होगा बस। या तुक्का नहीं होगा तो फिर एक दूसरे किस्म का एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा हो सकता है कि जब इस तरीके से सिखाया ना गया हो, तो वो ज्योतिषाचार्य ऐसे भी बोल सकता है, अरे आपका टाइम अच्छा आ गया, आप खरीद लो, है ना। बस कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मगर आपको अच्छा समय बुरा समय वो देखना भी आना चाहिए, जो कि मैं आगे की क्लास में भी बताऊंगा आपको, कि आप कब कैसे उसको पता हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है ना। तो बेसिकली क्या है कि अ, आपको कोई भी तो सर ये आंसर। अच्छा टाइम बुरा टाइम वाला हमारे ये कोर्स में कवर होगा ऐसा सर? हाँ हाँ, मैं बताऊंगा, हाँ मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो मगर एक बात याद रखना कि जो मैं बता रहा हूँ कि गुड टाइम बैड टाइम, तो बेसिकली क्या है, अगेन अगेन, जैसा मैंने आपको कंसल्टेशन लेना का, मैं आपको व्हाट्सएप पे पूछता रहता हूँ क्वेश्चंस, और आपने देखा होगा कि कई बार मैं खुद से भी आंसर बताता रहता हूँ, है ना। तो आई एम ऑल्सो टेकिंग अ रिस्क। कई बार कई बार मैं अटेम्प्ट भी करता हूँ कि चलो बिना पूछे भी आपको प्रिडिक्ट करना सिखाऊं, वरना आपके दिमाग में ये ना रहे कि सर हमेशा बोलते हैं कि पहले क्वेश्चन पूछो। मगर मैं कई बार रिस्क भी लेता हूँ कि चलो आपको मैं ऐसा भी दिखाऊं कि ऐसा भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कि विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। जैसे अभी एक हफ्ते पहले जब चंदन जी ने किसी क्लाइंट का पूछा था, चाइल्ड बर्थ को लेके एक सवाल था, एक कपल का भी रिसेंटली मैरिड, तो मैंने उसके अंदर 4 इवेंट मैंने जो है ना
प्रिडिक्ट किए थे, जिसमें एक के बारे में उनको सही आंसर नहीं मिला, या बोला ऐसा उनको पता नहीं है, या उनको आंसर उन्होंने नहीं दिया, क्लाइंट ने नहीं दिया। बाकी के 3 आंसर सही थे। मैं गारंटी से बता रहा हूँ चौथा आंसर भी सही था। हमको क्लाइंट से वो इन्फॉर्मेशन निकालनी होनी चाहिए। जब जैसे मैं भी कोई प्रिडिक्ट करता हूँ और मुझे पता होता है कि मेरे प्रिडिक्शन अगर जो रिटिन में मैंने लिखी है, अगर उसमें वो गलत भी है, तो मैं क्लाइंट से पूछूंगा, क्योंकि उस प्रिडिक्शन को देखने के और भी तरीके होते हैं। तो मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ गलत था, है ना, जो मैंने प्रिडिक्शन करी, क्या सिमिलर प्रिडिक्शन, मतलब सिमिलर जो मैंने पैटर्न देख के किया है, क्या उससे कोई और प्रिडिक्शन निकल के आ रही थी। अगर वो बोलता है अपने जीवन में, मेरे जीवन में घटित हुआ, तो मुझे एक नई प्रिडिक्शन और सीखने को मिल जाती है। तो मुझे समझ में आ जाता है, अच्छा ओके, इस कॉम्बिनेशन से ये प्रिडिक्शन भी होती थी, जिसको मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको, जो हम इस पूरे पीएमडी प्रोग्राम करने के बाद, जब मैं आचार्य सर्टिफिकेशन नेक्स्ट ईयर के लिए जो मैं प्लान कर रहा हूँ पूरा, उसको बना रहा हूँ, फिर मैं उसमें मैं वो पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली क्या, जहाँ रिस्क लगे लेना भी चाहिए, बट अभी क्योंकि आप न्यू, अभी से आपने जो एक एस्ट्रोलॉजी की जर्नी अभी शुरू की है, पहले भी आप लोगों से पढ़े हो, बट मेरा तरीका ये है, थोड़ा सा ना आप टाइम दे दो, मिनिमम 6 मंथ मतलब दे दो, थोड़ा सा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तक और चले जाओ, फिर मैं आपको खुद बोलूंगा कि आप प्रिडिक्ट करो, गलत सही मैं देखूंगा, मैं आपको खुद पूछूंगा आपने ऐसी प्रिडिक्शन क्यों करी, फिर आपको करेक्ट करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करेक्ट मैं करूंगा। और पहले मैं आपको जानूंगा कि आपने ऐसे प्रिडिक्शन क्यों करी, व्हाट वाज योर थिंकिंग, वो मेरे को आपसे पूछना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी जो इन्होंने चार्ट भेजा है ना चंदन जी, तो उसमें अंदर हमें क्या क्या सवाल करने हैं क्लाइंट से, हमको उनके बारे में जानना है, उनके पास लिक्विड मनी कितना है ना। और देखो, अगर कोई रेंट पे रह रहा है, मान लो कोई टीयर 3 सिटी में रह रहा है, ठीक है, टीयर 3 सिटी मतलब कोई छोटी सिटी में रह रहा है, और उसे टीयर 1 या टीयर 2 में आना है। मान लो टीयर 1 में जैसे दिल्ली आता है, बैंगलोर, मुंबई, पुणे आता है। अब अगर ऐसी कोई टीयर 1 में आएगा और उसके सपने ये हैं कि भाई मुझे, वो ऐसा बोले मैं रेंटेड में ही हाउस में रहता हूँ, मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, और आपने ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि सर आपको लेना कहाँ पे है, तो वो गलती हमारी भी है। अगर वो बोले मुझे चाहिए दिल्ली में, तो कोई कैसे ले लेगा। दिल्ली में लेना कोई आसान थोड़ी ना प्रॉपर्टी, उसके लिए कम से कम हो सकता है 2 से 5 करोड़ मिनिमम होना चाहिए, उतना कि मतलब माइंड में होना चाहिए कि भाई इतना मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं 4 करोड़ मतलब जो है का लोन ले रहा हूँ, तो 2 करोड़ का कम से कम मेरे को भी डाउन पेमेंट देना है। तो वो भी समझना है आपको। और स्पेसिफिकली हर हर सिटी में एक एरिया होता है, एक अर्बन एरिया होता है, एक रूरल एरिया होता है। तो अर्बन में ऑब्वियसली चीज महंगी होगी, एक्सपेंसिव होगी, है ना, मुंबई में भी ऐसा ही है। तो आपको पूछना तो पड़ेगा ना आप किस एरिया में देख रहे हो, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 2 लोग अर्न कर रहे हो और वो भी प्रॉपर्टी ना ले सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब सिटी को हम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे ही विद इन द सिटी जो उसमें एरिया, वो भी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में आते हैं। तो आप उनसे पूछिए आप टीयर 2, टीयर 3 में क्यों नहीं ले रहे, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो वो खुद बताएंगे कि नहीं, ऑफिस दूर है वहां से, कम्यूटिंग मुश्किल होगी, या बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा। तो फिर कहीं ना कहीं क्लाइंट को कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना जीवन में। तो एक अच्छे समय के लिए आप उसको रोकेंगे, करने को बोलेंगे, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। मे बी हो सकता है नेक्स्ट क्लास हम उसी पे करें, है ना, हाउ टू सी द गुड टाइम। तो बेसिकली क्या है, हमें ये पूछना है, क्योंकि क्लाइंट तो कुछ भी लिखेगा, कुछ भी बोलेगा, वो फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन हमें उससे चाहिए। कई बार वो बताना भी नहीं चाहेगा, मगर हमें वो इंफॉर्मेशन निकलवानी है, हमें वो पूछने हैं। द सीरीज ऑफ क्वेश्चन वी नीड टू आस्क, वो हमको वो हमको जानना है। और मैं एक क्लास आपको रखूंगा भी ऐसा, जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं कैसे कंसल्टेशन करता हूँ, मेरा जो तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से हम ग्रुप में बात करते हैं, आप मुझसे बात करते हो, हम जब चैट में आप मेरे को कुछ अननोन चार्ट्स भेजते हो, है ना, कुछ क्वेश्चंस आंसर होते हैं, तो मुझे नहीं लगता आप अभी तक आपको मेरी स्टाइल पता नहीं चली होगी, पता चल गई होगी किस तरीके से मैं आंसर देता हूँ। आपको वही तरीका अपनाना है। ठीक है। और कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, हम सब सीख सकते हैं, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। और जो मैंने क्वेश्चन अभी चैट में पूछे थे, उसी से हमें पता चल जाएगा। और वो सब जेन्युइन क्वेश्चन है कि वो डेट्स में है, लोन में है, अगर लोन है तो कितना है, वो लोन क्यों लिया था, ठीक है, कार लोन था, क्या था। कई बार क्या होता है, क्लाइंट के पास पहले से भी कोई प्रॉपर्टी होती है, या लैंड होती है, एग्रीकल्चर लैंड भी होती है, जो कि उन्होंने अपने
विलेज साइड में प्रॉपर्टी एज इन्वेस्टमेंट करके रखी है, तो मेरा क्लाइंट आपको बताएगा नहीं, वो बोलेगा नहीं मेरे पास अभी मैं रेंट में रह रहा हूँ, मेरे पास अपना मकान नहीं, मगर आपको वो पूछना है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी या लैंड है ऑलरेडी, तो फिर आपको पूछना है कि वो प्रॉपर्टी खरीदी तो वो कब खरीदी, उसमें खुद का पैसा कितना था, बैंक लोन कितना था, या घर वालों ने सपोर्ट किया तो फादर साइड से कितना पैसा मिला, वो आपको पूछना है, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे तो फिर तो आप ये समझ लीजिए कि आप पेशेंट आया, पेशेंट से आपने कुछ पूछा नहीं और आपने उसे मेडिसिन दे दी। एम आई राइट और रॉन्ग? हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए ना, करेक्ट है ना? हम ऐसा तो नहीं दे सकते ना आप ये वाली दवाई खा लो ठीक हो जाओ, ऐसा तो हम कर नहीं सकते, राइट? तो यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ, को क्या पूछना है, कैसे पूछना